हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड आज हमारी सेकेंड चैप्टर की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन खत्म कर देंगे। हमने लास्ट वीडियो में स्टेमेन के बारे में पढ़ा था, फ्लावर्स के पार्ट्स और स्टेमेन के बारे में, है ना। स्टेमेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि स्टेमेन के कितने क्या पार्ट होते हैं, क्या पार्ट किस लिए यूज होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और हमें ये भी पता चल चुका है कि स्टेमेन इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसी के अंदर ही, स्टेमेन के अंदर ही ये दो टॉपिक और आते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो आज हम ये दो टॉपिक कवर कर लेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर्स, पढ़ा था ना कि माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे एंथर के अंदर जब हम उसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो 4 स्पोरेंजिया टाइप काइंड ऑफ बनते हैं। डायथीशियस होता है जो, उसके अंदर 4 स्पोरेंजिया बनते हैं। उस स्पोरेंजिया के अंदर, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, उसके अंदर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी में एक प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बस वो प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या है ये प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पॉलन मदर सेल जो है, बेसिकली जो पॉलन मदर सेल है उसमें से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू। मियोसिस होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपका पॉलन ग्रेन, सॉरी, स्पोर्स कैसे बनेंगे? मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेंगे। देखो यहाँ देखो, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल हो गए, मियोसिस 2 हुआ, 4 सेल हो गए। तो बेसिकली क्या होता है ना, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। देन ये टेट्राड आपके स्प्लिट होके टूट जाते हैं और पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आपके जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज होते हैं उसके अंदर होती है माइटोटिक डिवीजन, जो कि आपका जो कि आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। और माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 के क्लस्टर में ऐसे अरेंज्ड है माइक्रोस्पोर, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अब जब ये माइक्रोस्पोर ऐसे टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, देन इट्स डेवलप्स इनटू द पॉलन ग्रेन। तो बेसिकली माइक्रोस्पोर ही आपके पॉलन ग्रेन है, बस उसका मैच्योर वर्जन है, ओके। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के पास थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो पार्ट मैंने आपको बताया माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर हैं तो पॉलन ग्रेन भी उतने ही रिलीज होंगे। ये एक एस्टिमेटेड मतलब डेटा है। फिर ये तो था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। अब आ जाते हैं हम आगे बढ़ने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पे। माइक्रोस्पोर्स से क्या बने? पॉलन ग्रेन बने। क्या बने? पॉलन ग्रेन। तो अब हम पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? स्टेमेन के अंदर। स्टेमेन में भी कौन से पार्ट में? एंथर में, ठीक है। एंथर होता है ना ऊपर वाला पार्ट जो कि डिस्टली अटैच होता है आपकी फिलामेंट से, दैट इज योर एंथर। तो उसके अंदर है आपके पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। देखो, स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो गैमेटोफाइट आपके कौन होंगे? पॉलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है आपके पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन आर ऑफ 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हम पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका डायमीटर कितना होगा पॉलन ग्रेन का? 25 से 50 माइक्रोमीटर तक। और उसकी वॉल्स जो होगी पॉलन ग्रेन की, उसको हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म का मतलब सिंपल है, स्पोरो का मतलब इज योर पॉलन ग्रेन, ऑफ कोर्स स्पोर्स, एंड डर्म मतलब कवरिंग, ठीक है। और ये वॉल किससे बनी होती है? आउटर में एक्साइन से और इनर में इंटाइन से। एक्साइन बाहर की साइड वाली वॉल को बोलते हैं और इंटाइन अंदर की वॉल को बोलते हैं, अंदर वाली वॉल को। तो यहाँ पे हम एक्साइन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट लिखा है कि वो हार्ड आउटर कवरिंग होती है और स्पोरोपॉलन की बनी होती है, पर अभी हम आगे इसको और एक्स्ट्रा में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में आपको कुछ
ऐसा नहीं है जो ज्यादा समझने वाला है। सिंपल आपने एक प्रोसेस समझा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? क्या होता है? आपके स्पोर्स का बनना, माइक्रोस्पोर्स का बनना, किससे? पॉलन मदर सेल से। कौन से प्रोसेस से? मियोसिस से। और उसी के अंदर क्या बनता है? आपका टेट्राड बनता है। टेट्राड ही फर्दर डिवाइड होकर आपका पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, ये हमने कर लिया और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आप इसको फटाफट से नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ जाए। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात हमने करी थी, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो हम स्ट्रक्चर करते करते हम लोग पहुंच गए थे एक्साइन और इंटाइन में, कि पॉलन ग्रेन की दो लेयर होती हैं, आउटर कवरिंग जिसको बोलते हैं एक्साइन और इनर कवरिंग जिसको बोलते हैं इंटाइन। तो हमने इतना तो पढ़ लिया था कि कितना डायमीटर होता है, उसकी कवरिंग क्या है, कवरिंग को स्पोरोडर्म बोलते हैं, ये भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक्साइन के बारे में थोड़ा सा। एक्साइन जो कि आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो एक हार्ड आउटर लेयर है, मतलब वो थोड़ी हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन। इसके बारे में हमने शायद पहले जिक्र किया है शायद। हाँ, टेपेटम याद करो। टेपेटम का फंक्शन क्या था? ये बनाना। वो यूबिस्क बॉडीज बनाता था जो ये प्रोड्यूस करती थी ताकि एक्साइन बन सके, है ना? देखना दोबारा पीछे जाके। फिर एक्साइन आपकी प्रोटीन भी पोजेस करती है जिसमें एंजाइमेटिक और कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ी सी स्पोरोपोलिन की बात करनी है। स्पोरोपोलिन क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मतलब आपको क्या बोला? हार्ड कवरिंग बोली। एक्साइन आउटर लेयर क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर से रेजिस्टेंस कर रही है, मतलब उससे बचा रही है आपके पॉलन ग्रेन को। क्योंकि पॉलन ग्रेन का काम क्या होता है पता है आपको? पॉलन ग्रेन ट्रेवल करते हैं, पॉलिनेशन में ट्रेवल करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो इतने में वो डैमेज ना हो जाए, तो उसकी आउटर कवरिंग इस चीज के लिए हेल्पफुल होती है। तो आपकी जो स्पोरोपोलिन है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। विथस्टैंड मतलब अगर कोई भी एसिड या टेम्परेचर अफेक्ट करता है तो उसके आगे भी ऐसे डट कर खड़ी रहेगी। विथस्टैंड का बेसिकली मतलब ये है। ठीक है, तो वो हाई टेम्परेचर से भी खराब नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग एल्कली या एसिड से भी खराब नहीं होगी, और ना ही कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है। इतनी बढ़िया लेयर होती है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई जब इतना हार्ड कवरिंग है तो फिर ये आपकी पॉलिनेशन में कैसे वर्क करती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना? ऑफ कोर्स कि पॉलिनेशन करेगा तब भी तो इसके अंदर के मटेरियल को पार्ट लेना पड़ेगा। फिर अंदर का मटेरियल कैसे पार्ट लेता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आप आउटर कवरिंग जब ऐसी है ही नहीं कि जो वो कनेक्ट करे किसी से, ना एंजाइम डिग्रेड कर पा रहा है ना एसिड डिग्रेड कर पा रहा है, तो क्या है? उसी का सोल्यूशन है कि एक्साइन के पास प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं। अपर्चर्स मतलब है स्मॉल स्मॉल जगह होती है, थोड़ी थोड़ी छोटी हुई। जैसे अगर आपका ये पॉलन ग्रेन है तो एक्साइन के ऊपर हल्के हल्के ऐसे अपर्चर बने होंगे, ऐसे स्पेस, लाइक दिस, ऐसे स्पेस बना होगा। और जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस ऐसे होता है, ऐसे हल्के हल्के से जगह है। ठीक है, स्पेस में जो ये अपर्चर है। अब ये अपर्चर को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो बेसिकली ये सारे आपके क्या है? जर्म पोर है। और ये जर्म पोर क्या है? जहां पे आपका स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। अभी मैंने बताया ना, स्पोरोपोलिन को तो कोई डिग्रेड कर ही नहीं सकता, तो ये वो जगह है जो कि आपकी स्पोरोपोलिन को, मतलब स्पोरोपोलिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बस ये ही वो जगह है जहां से आपकी पोलन ट्यूब डेवलप होती है। ठीक है, पोलन ट्यूब क्या है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। अभी मैं जर्म पोर का फंक्शन बताऊंगी आगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंटाइन के बारे में। इंटाइन क्या है? इंटाइन आपकी इनर वॉल है पॉलन ग्रेन की, एक्साइन के अंदर वाली। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये कंटिन्यूस लेयर है, इसमें कोई भी ऐसे अपर्चर नहीं है, ये बताना चाह रहा है। ये कंटिन्यूस लेयर है और ये आपकी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। Mature pollen grain contain two cells, the vegetative cell and generative cell. आपके जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है, मेच्योर पॉलन ग्रेन मतलब वो पॉलन ग्रेन नहीं जो रिलीज हो रहा है, वो पॉलन ग्रेन जो आफ्टर सम टाइम मेच्योर हो चुका है, उस पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होते, मेच्योर होने के बाद होते हैं दो सेल, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है।
ठीक है, अभी इस प्रोसेस को भी हम समझेंगे आगे डिटेल में। हम दो चीजें समझने वाले हैं, एक इसका फंक्शन और एक ये प्रोसेस कि कैसे आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है? बिगर वन होता है, बड़ा सेल होता है। मान लो ये मैंने आपका ये पॉलन ग्रेन बनाया, इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा होगा, तो मतलब ये वाला सेल जो है, ये ऊपर वाला सेल जो है ये वेजिटेटिव है, और नीचे वाला सेल क्या है? जनरेटिव, क्योंकि जनरेटिव सेल क्या है? स्मॉल है। वेजिटेटिव सेल बिगर होगा, अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व्स एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप। मतलब वेजिटेटिव सेल कैसा है? उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में फूड रिजर्व है, फूड रखता है वो बेसिकली। ठीक है, और इरेगुलर शेप है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ये नॉन सेक्सुअल होता है, मतलब सेक्सुअल काम नहीं होगा इसका। ये क्या है? जनरेट पॉलन ट्यूब। ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब जनरेट करने का काम करता है। बेसिकली ये आपका रिप्रोडक्शन में काम नहीं करेगा, ये आपका पॉलन ट्यूब जनरेट करने में काम करेगा। अब जनरेटिव सेल क्या है? स्मॉल है, स्पिंडल शेप का होता है, ऐसे स्पिंडल शेप होती है इसकी, और इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही डेंस होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है। ये नॉन सेक्सुअल है, ये नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉलन ट्यूब जनरेट करने का काम करेगा। लेकिन आपका जनरेटिव सेल क्या करेगा? आपकी नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करेगा। मतलब बेसिकली जनरेटिव सेल ही आगे पास ऑन होगा पॉलन ट्यूब के थ्रू, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉलन जो ये स्पोर है, जर्म पोर का फंक्शन, और हम इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। हमने कवर कर लिया है, हमने क्या क्या कवर कर लिया कि हमारा जो स्ट्रक्चर था पॉलन ग्रेन का वो कवर कर लिया। उसके बाद हमने आउटर लेयर इनर लेयर पढ़ ली, एंड देन हमने वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल पढ़ा था। उसके पहले मैंने आपको बोला था कि मैं जर्म पोर का फंक्शन बता दूंगी। ये मैं रफली फंक्शन बता रही हूँ क्योंकि ये तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आपको स्टिग्मा के बारे में भी पता होगा, पर ये रफली जो बताया इससे भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, जर्म पोर क्या थे? वो जगह थी जहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं है, तो वहां से क्या होगा? आपका पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। ये तो सबको क्लियर है ना? तो जर्म पोर आर प्रेजेंट ऑन एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, पता है। When pollen grain landed on stigma, जब pollen grain जाकर स्टिग्मा के ऊपर बैठता है। स्टिग्मा क्या है? अब रफली बताती हूँ स्टिग्मा क्या है, हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। फिर भी स्टिग्मा एक फीमेल गैमेट, जो फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपके फ्लावर का, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो लैंडेड एरिया, मतलब एक ऐसे स्लांट एरिया ऐसे करके वो एरिया है, वो स्टिग्मा है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। स्टिग्मा कुछ इस तरीके का होता है, लो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो, ये आपका स्टिग्मा ऐसे होता है, लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप का होता है, तो ये लैंडेड एरिया है। तो जब पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर लैंड करता है ऐसे करके, ये लैंड हो गया, तो क्या करती है? जो फ्लूइड होता है स्टिग्मा का, स्टिग्मा में फ्लूइड होता है कुछ, वो फ्लूइड क्या करता है? एंटर करता है पॉलन ग्रेन को थ्रू जर्म पोर। किसकी मदद से एंटर करता है? क्योंकि जर्म पोर है यहाँ पे, इसके थ्रू पॉलन ग्रेन के अंदर क्या एंटर करता है? स्टिग्मा का फ्लूइड एंटर करता है। अब जैसे ही फ्लूइड एंटर हुआ स्टिग्मा का, दिस फ्लूइड स्वेल्स द इंटाइन, इंटाइन को स्वेल करता है। किसको? इंटाइन को। अब जो एक्साइन थी वो तो कोई काम की नहीं क्योंकि जर्म पोर से एंटर किया है। अब अंदर क्या है? इंटाइन है, तो इंटाइन क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, और वो पॉलन ट्यूब जनरेट करेगी। किसकी मदद से? वेजिटेटिव सेल की मदद से। मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, वो नॉन सेक्सुअल होता है। ठीक है, तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा? पॉलन ट्यूब बनेगी। और स्फिग्नोगैमी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है? जब गैमेट ट्रांसफर होते हैं पॉलन ट्यूब के थ्रू आपकी ओवेरी तक, तो उस प्रोसेस को स्फिग्नोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जर्म पोर का फंक्शन, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से। ठीक है, यही होता है जर्म पोर का काम, बेसिकली पॉलन ट्यूब जनरेट करना। अब आ जाओ मेल गैमेटोफाइट बन कैसे रहा है। मैंने आपको बताया था मेल गैमेटोफाइट जो मैच्योर वाला होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो वही कैसे बन रहा है वो? तो जो यंग पॉलन होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एम्बेडेड इन डेंस साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय पीएम। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप पीएम मत लिखना, आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर देना। ठीक है, तो अब जो यंग पॉलन होता है उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि डेंस साइटोप्लाज्म में होता है बीच में। ठीक है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये तो था सिंपल। लेकिन जब वो जैसे जैसे बढ़ता है, साइज में बड़ा होता है,
वैक्यूल जनरेट करता है, प्रोटोप्लास्ट बनते हैं उसमें, तो वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। जब वो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो माइटोटिकली डिवाइड होगा और 2 अनइक्वल सेल में डिवाइड हो जाता है। पर डिवाइड कैसे होता है? अलग अलग नहीं होगा, उसी के अंदर डिवाइड होंगे। मतलब ऐसे आपका ये ऐसे पॉलन ग्रेन है, तो ऐसे अंदर अंदर डिवाइड हो गए, पर ये अलग नहीं हुए। तो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं 2 अनइक्वल सेल में। एक स्मॉल होता है जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, लार्ज वाले को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन शेड होते हैं। शेड मतलब अब पॉलन ग्रेन टूटेंगे मतलब अलग होंगे। शेड कौन सी स्टेज पे हो जाते हैं? या तो 2 सेल स्टेज पे या 3 सेल स्टेज पे, डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द जो होता है वो 2 सेल पे ही शेड हो जाते हैं। 2 सेल में आपका एक ट्यूब सेल होता है, ट्यूब सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जनरेटिव। लेकिन 3 सेल में क्या होता है? ट्यूब सेल भी होती है और 2 जनरेटिव मेल गैमेट्स होते हैं। जनरेटिव या फिर मेल गैमेट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ये तो था आपका डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो इसका एक डायग्राम भी है एनसीईआरटी में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है? ये आपका वो है, यंग पॉलन ग्रेन है, इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है। फिर इसने वैक्यूल डेवलप करे, देखो वैक्यूल डेवलप हो गए, ठीक है। थोड़ा सा आपका वैक्यूल डेवलप, थोड़ा सा मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, साइज देखो बड़ा हुआ। फिर आपका एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने शुरू हुए, ऐसे मतलब एक जगह बननी शुरू हुई। फिर जैसे ही ये बना, इसके बाद आपके 2 सेल में डिवाइड हो गया, दैट इज जनरेटिव छोटा वाला और वेजिटेटिव बड़ा वाला, ठीक है। देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 60%, देखो यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain आर शेड एट दिस 2 स्टेट। मतलब 2 जो सेकंड 2 सेल स्टेज होती है उस पे 60% हो जाते हैं, बाकी कुछ जो होते हैं वो 3 सेल स्टेज पे मतलब शेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया पूरा आपका पॉलन ग्रेन कैसे था और कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले शुरुआत हुई थी आपकी स्टेमन से, स्टेमन में एंथर, फिलामेंट और उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन से भी पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मैं एक आपको छोटा सा समरी बता देती हूँ, आप इसको नोट कर लो ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर दूं। तो समरी में आपको बताती हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो होता क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपका एक, ये रहा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये क्या है, 2n है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, डिप्लॉइड है, इसके पास 2n है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये यहाँ से एक डिवीजन करेगा, यहीं आ जाती हूँ मैं, यहाँ से एक डिवीजन करेगा जिसमें ये प्रोसेस करेगा मियोसिस का। कौन सा प्रोसेस करेगा? मियोसिस का। कौन सा? मियोसिस। अब आपको पता है कि मियोसिस करेगा, स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले डायड बनते हैं और फिर टेट्राइड बनता है। जो टेट्राइड बना, यहाँ पे ऐसे करके टेट्राइड बना, वो टेट्राइड टूट के आपके कितने पॉलन ग्रेन बनाएगा? 4। कितने बनाएगा? 4। ये तो आपके माइक्रोस्पोर बने 4 ऐसे, पर जब ये जनरेट हुए आगे बढ़े तो ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए 4 पॉलन ग्रेन। कितने बन गए आपके? 4, ठीक है। उनमें से एक, ये 1 2 3 4, उनमें से एक आपका आगे जनरेट करेगा, मैच्योर होएगा और मैच्योर होके ये क्या करेगा, मैच्योर होने के बाद ये आपके 2 सेल में डिवाइड होगा। किस में होगा? 2 सेल में डिवाइड होगा। मैच्योर और कौन से प्रोसेस से होगा? माइटोसिस से। किससे होगा? माइटोसिस से। तो ये आपका 2 सेल में जनरेट हो गया, एक आपका वेजिटेटिव सेल हो गया, सॉरी एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव। ऐसे ही ये 3 सेल भी हो सकता है इस टाइप से, यहाँ पे जनरेटिव 1, जनरेटिव 2 और वेजिटेटिव तो एक। ये आपकी पॉलिनेशन स्टेज होती है, ये आपकी 3 सेल स्टेज होती है। यहाँ पे कोई से भी स्टेज में आपका पॉलन ग्रेन जो है शेड हो सकता है। बस यही सी स्टोरी थी कि पहला प्रोसेस आपका मियोसिस होता है और बाकी के प्रोसेस क्या होता है? माइटोसिस होता है। बाकी के प्रोसेस माइटोसिस होता है, ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन रह रहा है आपका पॉलन ग्रेन के बारे में, जिसमें आपका थोड़ा सा पॉलन ग्रेन की डिटेल बताई गई है, वो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, वो मैं आपको एनसीईआरटी से कवर करा देती हूँ। कुछ नहीं, हम रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है।
तो pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affiliation of some peoples। मतलब जब pollen grain इधर से उधर ट्रेवल करते हैं तो ये आपकी ब्रोंकियल चीजों को, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसको अफेक्ट करते हैं बेसिकली, और ये एलर्जीज वगैरह भी कॉज करते हैं। मतलब जब हम इनहेल कर लेंगे अगर इन्हें, तो ये एलर्जी कर सकते हैं क्योंकि हवा में है pollen grain, है ना। ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर देते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, है ना। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ contaminate with imported weed has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। ऐसा मतलब ये पता मतलब बताया गया है कि पार्थेनियम और जो कैरेट ग्रास जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी कंटामिनेशन था वीट में, जो कि आपकी इंडिया में आ गई थी कंटामिनेशन के थ्रू, और इसने आपकी पॉलन एलर्जी कराई काफी। ठीक है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इट बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज अ फेवरेट फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट की तरह हम पॉलन टैबलेट्स लेने लगे। रिसेंट अभी मतलब अभी का है ये, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। टैबलेट और सिरप के रूप में वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं पॉलन की। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horse। मतलब pollen के consumption से एथलीट वगैरह की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। When once they are shed, pollen grain have a land on stigma and before lose variability if they have bring about fertilization। मतलब ये सब तो हमने पढ़ लिया कि जैसे वो शेड होते हैं फिर वो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, है ना। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि वाइबिलिटी, इसमें देखो वाइबिलिटी भी लिखा है। वाइबिलिटी मतलब कब तक वो चल सकते हैं। देखो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी काफी ज्यादा होती है क्योंकि उस पे एक्साइन होता है, एक्साइन जो कि हार्ड कवरिंग है। तो पीरियड ऑफ विच पॉलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वाइबल। मैंने बताया ना एक्साइन होता है, क्यों? क्योंकि डिपेंड्स ऑन द इट्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है पर कभी कभार, ठीक है। इन सम cereals such as rice and wheat, pollen grain lose viability at 30 मिनट of their release। जैसे राइस और व्हीट पे, व्हीट वगैरह के pollen grain 30 मिनट बाद ही मतलब खराब हो जाते हैं उनकी वाइबिलिटी रिलीज के बाद। मतलब होते हैं हाईली वाइबल पर कुछ एक्सटेंट तक, डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, ठीक है। एंड इन सम मेंबर जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, दे आर मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ, महीनों तक के लिए वाइबिलिटी चलती है इन फैमिलीज में, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में। यू हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन sperm of many animal including human for artificial insemination। It is possible to store pollen grain of a large number of species for years in liquid nitrogen। ये भी पॉसिबल है कि हम pollen grain को स्टोर करके रख सके लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि -96 डिग्री सेल्सियस पर होता है। Stored pollen grain can be used as pollen bank similar to seed bank। जैसे हम सीड बैंक बनाते हैं ऐसे हम pollen bank भी बना सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम वगैरह में। बस यही लिखा है, ये पोर्शन मैंने यहाँ नहीं लिखा था इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दिया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो बस pollen grain और आपका स्टेमेन पूरा कवर हो चुका है टॉपिक। स्टेमेन का टॉपिक यहीं कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है बेसिकली। तो आगे मैं इस वीडियो में नहीं बढ़ रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक भी कर दो। कमेंट में डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो, और अगली वीडियो का वेट करो क्योंकि अगली वीडियो होने वाली है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।